नमस्कार मित्रों, मैं जितेंद्र पांडे आप सबका स्वागत करता हूं उत्कृष्ट एकेडमी के पेड कार्यक्रम में। और पीछे 1-2 दिनों से आपको वीडियो नहीं मिल पाई होगी, आप लोग समझते हैं, लेकिन उसके पीछे का कारण ये था कि हम कुछ नया कर रहे थे आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि केवल और केवल PDF देखते थे, हमें नहीं देख पाए होंगे, लेकिन आज हम आपके लिए ऐसा वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें आप सीटेट के पेड टेस्ट 15 का आप सॉल्यूशन तो देखेंगे ही देखेंगे, उसके साथ साथ आपको जो सॉल्यूशन आपको उपलब्ध कराता है वो भी दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के 15 नंबर का सॉल्यूशन है। और बात की जाए तो वीडियो की क्रम संख्या 16 होगी, आप देख लीजिएगा। अगर आपका कोई मिस हुआ होगा, सॉल्यूशन 15 है और वीडियो संख्या 16 है, अगर कोई मिस हुआ होगा तो आप लोग हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। इसके साथ साथ एक और सूचना है, कुछ लोगों के 15 वीडियोस पूरे हो गए हैं और अगर आपने पेड नहीं किया है तो हार्टी रिक्वेस्ट है कि आप फिर से जो है पेड कर देंगे अगले 15 वीडियो के लिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि जनसंचार माध्यम। पहले तो बेटा ये समझो कि जनसंचार माध्यम होता क्या है। जन का मतलब क्या होता है? लोग। क्या? जन का मतलब लोग, और संचार का मतलब कि जहां हम अपनी चीजों को एक दूसरे से साझा करते हैं। माध्यम का मतलब जिनकी सहायता से, जैसे कहा जाए टेलीफोन। क्या कहा जाए? टेलीफोन। वीडियो कॉल जो हम सब लोग करते हैं, वीडियो कॉल हो जाए, टेलीफोन हो जाए, टेलीविजन हो जाए, जो भी चीजें हैं वो संचार के माध्यम है। उन्हीं के संदर्भ में प्रश्न कह रहा है कि जनसंचार माध्यम सामाजिकरण। अब ये समझिए कि बेटा सामाजिकरण क्या है। तो अगर सामाजिकरण की बात की जाए तो देखिए, अगर सामाजिकरण की बात की जाएगी तो इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि बालकों में जो सामाजिक गुणों का समावेश होता है, सामाजिक नियम जो हमारे अंदर आते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? समाजीकरण। तो कहा गया कि जो जनसंचार वाले माध्यम है वो सामाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। ये आपको स्टेटमेंट बताया जा रहा है कि जो भी जनसंचार के माध्यम है वो सामाजीकरण के एक महत्वपूर्ण माध्यम बनते जा रहे हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? प्रश्न को आपने कई बार पढ़ा होगा, समझे होंगे। जनसंचार के माध्यम बालकों के समाजीकरण के एक महत्वपूर्ण माध्यम बनते जा रहे हैं। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि वर्तमान में जो समाजीकरण की प्रक्रिया है उसका सबसे महत्वपूर्ण माध्यम कौन सा है? तो आप कहेंगे कि समाजीकरण का जो सबसे महत्वपूर्ण माध्यम वर्तमान समय में है वो क्या है? जनसंचार माध्यम। यानी कि जिनकी सहायता से हम संचार प्रक्रिया को, कम्युनिकेशन जिनसे करते हैं, जिनकी सहायता से, वो इस समय समाजीकरण के सबसे मुख्य साधन बन गए हैं, या हम कह लें कि एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गए हैं। अब नीचे स्पष्टीकरण दिया गया कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है जो आपके उस कथन को पोषित करता है। तो बेटा देखो, पहला क्या लिखा गया है कि संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। ये बात तो सही है कि जो संचार के माध्यम है वो पदार्थों के विज्ञापन, जैसे आप देखिए टीवी पे बहुत सारी चीजों के एड्स आते हैं, देखते हैं कि हमें कुछ लेना होता तो देखते हैं कि हमारा मॉडल, हमारा प्रतिमान जो है, अभिनेता जो है, अभिनेत्री जो है, किस चीज का उपयोग कर रहा है। और जब हम जनरली टेलीविजन पे उसको देखते हैं तो हम उसको खरीद लेते हैं, लेकिन इससे हमारा सामाजिकरण नहीं होता है। वास्तव में वो सारी चीजें लिखी गई एक संदर्भ में कि संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। ये बात निसंदेह बिल्कुल सही लिखी गई है, लेकिन हमारे प्रश्न के संदर्भ में ये सही नहीं है, क्योंकि प्रश्न में आपको क्या ढूंढना था? आपको समाजीकरण ढूंढना था। क्या ढूंढना था? समाजीकरण ढूंढना था। तो उस समाजीकरण के संदर्भ में आप देखिए बेटा, दूसरा विकल्प लिखा गया है कि समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वह केवल माता पिता या परिवार के द्वारा किया जाता है। आप देखिए तो समाजीकरण के अभिकरण होते हैं, जिसमें हम कई बार कहें कि सबसे पहले आपका परिवार होता है, फिर आपके आस पड़ोस के लोग होते हैं, आपका विद्यालय होता है। वो सारी चीजें समाजीकरण के अभिकरण के रूप में आते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट गलत लिखा गया है कि समाजीकरण केवल माता पिता परिवार के द्वारा होता है, जबकि इसके अन्य साधन भी है समाजीकरण के। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला जो हमारा ऑप्शन है उसके विषय में बात कर लेते हैं। विकल्प संख्या C लिखा गया है कि जनसंचार माध्यम, क्या? जो जनसंचार माध्यम है की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो लिखा गया है कि जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है। कोई भी ऐसा बालक या हम कह लें कोई भी ऐसा व्यक्ति वर्तमान में समाज में शायद ही मिलेगा जिसका संपर्क जनसंचार के माध्यम से नहीं होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अपनी चीजों को दूसरे लोगों तक जब पहुंचाते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? जनसंचार माध्यम की। बेटा अगर हम आगे चलें तो आप देखेंगे
कि अभी चौथा विकल्प तो दिया गया है, लेकिन आपने भी पढ़ा होगा, आपने भी प्रयास किया होगा, आपको पता होगा कि चौथे विकल्प का इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं बेटा? चौथा लिखा गया है कि बच्चे संचार माध्यम के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं करते हैं। देखो बेटा, अगर ये नहीं वाला शब्द नहीं लिखा होता तो ये विकल्प भी सही हो जाता, क्योंकि बच्चे जो है ना वो जनसंचार के माध्यमों के साथ साथ क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया करते हैं या कर सकते हैं। नहीं को यदि काट दिया जाए तो यह भी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि पहले ए और बी पहले गलत हो चुका था, डी वाला अब हम कह रहे हैं गलत है। सही विकल्प क्या होगा? सी वाला, कि जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम आवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करते हैं। इसीलिए लिखा गया कि वर्तमान में सामाजिकरण का जो सबसे उपयुक्त माध्यम वो क्या है? जनसंचार माध्यम। उम्मीद करते हैं कि आप इस पहले प्रश्न को समझ चुके होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने में हम क्वेश्चन संख्या 2 को लेंगे। क्वेश्चन संख्या 2 को भी आप लोगों ने बहुत बेहतर ढंग से समझा होगा, कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? तो बेटा चाहे प्रमुख कारक कहा जाए अथवा सामाजिकरण का अभिकरण कहा जाए, क्या कहा जाए? चाहे आपको सामाजिकरण का अभिकरण पूछा जाए या कारक पूछा जाए, तो सबसे प्रमुख जो होगा बेटा, क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? पहला विकल्प है परिवार, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा आनुवंशिकता और चौथा राजनीतिक दल। हम कई बार चर्चा कर चुके, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने चर्चा किया कि परिवार जो है वो सामाजिकरण का पहला अभिकरण है। क्या है? सामाजिकरण का पहला अभिकरण है। कौन? परिवार। और सबसे सशक्त भी है, क्योंकि हमारे जो सामाजिकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है, सामाजिक गुणों के हमारे अंदर आने की या सामाजिक गुणों के विकास की जो प्रक्रिया आरंभ होती है, कहीं ना कहीं हमारे परिवार से ही आरंभ होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे, ए वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा इसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेंगे हम अपना। अगला प्रश्न जो हमारा है प्रश्न संख्या 3 जो हमारा होगा संभवतः, जी हाँ प्रश्न संख्या 3 है। उसमें कह रहा है कि बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को किस आवश्यकता होती है, किस बात की आवश्यकता होती है? ये समझिए, आपको चारों विकल्प दिखाई पड़ रहा होगा। यहां समझिए क्या कह रहा है कि बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने, यानी कि आप लोग अपने अध्ययन के लिए और अधिक प्रयास करें, इस हेतु एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए, ये सारी चीजें बिल्कुल आपके सीटेड बेस्ड हैं। यहाँ आपको अपने लॉजिक का प्रयोग करना, अपने थिंकिंग पावर का प्रयोग करना, उसके बाद आपको सिलेक्शन जो आपके अंदर जो क्षमता है चीजों को सिलेक्ट करने की ना, सही का चयन करने की, उसका प्रयोग करना है आपको। देखिए, पहला विकल्प कह रहा है कि अन्य बच्चों के साथ तुलना करने की। तो देखिए, तुलना करने से आप आगे नहीं जाएंगे। क्या? तुलना करने से आप आगे नहीं जाएंगे बेटा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम तुलना कर लेते हैं, लेकिन वो आगे ले जाने के बजाय हमें पीछे ले जाता है। जैसे कि हम क्या होते हैं कि अवसाद के शिकार हो जाते हैं, धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, अवसाद के शिकार हो जाते हैं। निरंतर हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ कंपैरिजन कर रहे हो जो कि हमसे बेटर हो, हमसे बहुत आगे हो और मुझसे पीछे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मानसिकता बन जाती है, अरे यार ये हमेशा मुझसे ज्यादा अंक पा जाता है, मैं कम रह जाता हूं। तो फिर कहीं ना कहीं आपका जो मोरल है ना वो डाउन हो जाता है एक्स्ट्रा एफर्ट करने के लिए। तो हमेशा तुलना नहीं कर सकते हैं। दूसरा विकल्प देखिए, बच्चों को प्रेरित करने, तीसरा बच्चों को डांटने और चौथा बच्चे को नियंत्रण में रखने। तो बेटा किसी बच्चे को आप नियंत्रण में रखेंगे ना तो केवल सीमित चीजों को सीखेगा। क्या करेगा? सीमित चीजों को सीखेगा। बेटा अगर किसी बालक को ना वास्तव में आप सिखाना चाहते, आगे बढ़ाना चाहते, तो उसको क्या करना होगा? आपको उसे स्वतंत्र छोड़ना होगा। क्या करना होगा? बालक को स्वतंत्र छोड़ना होगा। जब बालक स्वतंत्र होगा तभी वह नई नई चीजों को सीख पाएगा। हालांकि आप ये चाहते हैं कि बच्चा अध्ययन अच्छा प्रयास करे, तो उसको बेटा क्या करो कि आप एज अ टीचर उसको प्रेरित करो। फिर से आप देख लेते हैं एक बार इस विकल्पों को, चारों विकल्पों को देख लेते हैं कि सही कौन सा होगा। प्रश्न पूछा गया कि आप एक शिक्षक हैं और आप चाहते हैं कि बालकों की जो लर्निंग पावर है ना वो बढ़ जाए, वो जो सीखना चाहते हैं, जो सीखने के लिए प्रयास करते हैं, उस प्रयास को अधिक करने लग जाए। तो बेटा आप क्या करोगे एज अ टीचर? केवल आप अपने बच्चों को क्या करेंगे? बच्चों को केवल आप प्रेरित कर देंगे। ठीक है, ये बिंदु समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 4। देखिए, ये क्वेश्चन संख्या 4 जो है ये बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की किस योग्यता का आकलन करते हैं। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके अंदर क्या पहचानते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बालकों से क्या जानना चाहते हैं, क्योंकि देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से ये नहीं पता चलता है कि आपके पास नॉलेज कितनी है। कभी कभी देखिए हम लोग तुक्का लगा देते, गेस करते हैं
और विकल्प क्या आ जाते हैं, सही हो जाते हैं, जबकि हमें सही चीजों की जानकारी, सही तथ्यों की जानकारी नहीं होती है। तो आपको यह भी ध्यान देना है कि अगर हमें सही तथ्यों की जानकारी नहीं, ऐसी परिस्थिति में भी हम उस प्रश्न को सही कर ले जाते हैं तो निसंदेह कहीं ना कहीं वो हमारी योग्यता की परख नहीं करता है। लेकिन वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या हमसे जानना चाहते हैं, उसके इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला लिखा सही उत्तर की व्याख्या करनी। तो बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप कहां व्याख्या कर रहे हैं, वो तो हम आपको एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं ना, लेकिन ऐसा आपको करना नहीं होता एग्जाम टाइम में। इसका मतलब ए वाला विकल्प क्या गलत है। दूसरा सही उत्तर की पहचान करने, तीसरा सही उत्तर का प्रत्यास्पण करने, और चौथा सही उत्तर का निर्माण करने। तो बेटा आप सही उत्तर का निर्माण नहीं करते, कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं, आप कुछ नया नहीं बनाते। अब आपके पास बचे 2 ऑप्शन, यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस रिमेन। फर्स्ट क्या है, बी वाला कि सही उत्तर की पहचान करने, और बेटा सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने। तो बेटा देखो पहचान करने के बाद रिकॉग्नाइज करते हैं। रिकॉग्नाइज कब करेंगे ना, जब हम उसको प्रत्यास्मरण ठीक प्रकार से, प्रत्यास्मरण यानी कि पुनः आप उसके सापेक्ष चीजों को याद करेंगे। कहीं ना कहीं आपने उसको पहले देखा रहा होगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि बेटा बताओ आपको बाल विकास कौन पढ़ाता है, 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, आप जितेंद्र सर का नाम चूज करेंगे ना। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, आपने पहले सुना, आपने देखा कि जितेंद्र सर बाल विकास आपको बताते हैं। वही जब आपको विकल्प मिलेंगे तब आप उसको चुन लेंगे। वो क्या है, वो प्रत्यास्मरण है कि आपने पीछे की चीजों को क्या किया, फिर से याद किया, उसके आधार पर आप विकल्प का चयन करते हैं। तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो आपको क्या करते हैं, आपके प्रत्यास्मरण शक्ति को जानने का प्रयास करते हैं और जानते भी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन संख्या 5 को लेते हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों ने आधे वीडियो को जो है ये आधा टेस्ट पेपर जो हमारा उसको हमने सॉल्व कर लिया। देखिए समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप इस पे बेटा फोकस करो। कहां फोकस करो, नहीं पर फोकस करो। ये सीटेट का ट्रेडमार्क है, सबसे ज्यादा यही चीजें पूछी जाती हैं, हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं पर ध्यान नहीं देते। क्वेश्चन क्या पूछा कि समाजीकरण की प्रक्रिया में बेटा शामिल नहीं है। क्या नहीं शामिल है, इसका मतलब पहले तो ये समझो कि इस समाजीकरण की जो प्रक्रिया में पूछा गया है इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए। कितने? 4 ऑप्शन दिए गए। 3 इसमें से शामिल है समाजीकरण की प्रक्रिया में, एक कोई शामिल नहीं है, उसी को आपको क्या करना है, चूज करना। आपके परिवार में 4 लोग हैं लेकिन पहले 3 लोग थे, एक कोई बाहरी व्यक्ति आ गया, उसी को आपको क्या करना है, चयन करना। देखते हैं कौन कौन। पहले आनुवांशिक संचरण, दूसरा एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, दूसरा कौशलों का अर्जन, तीसरा मूल्यों और विश्वासों का अर्जन। बेटा आपको क्या करना है, समाजीकरण को मैं कई बार आपको डिफाइन कर चुका हूं। समाजीकरण होता क्या है, समाजीकरण होता है कि सामाजिक मूल्यों का, गुणों का आपके अंदर समावेश होना, वो समाजीकरण है। और उसमें कौन सा सम्मिलित है, तो बेटा देखो ये पहला विकल्प ही आपको दिखाई पड़ा। बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, ये सारी चीजें जो समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या है कि आपके लिए सम्मिलित होते हैं। लेकिन आनुवंशिक संचरण जो है ये समाजीकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होता है, क्योंकि सामाजिकता जो है ना वो एक प्रकार का गुण है, और कोई भी गुण हमें, विशेषकर अगर सामाजिक गुण की बात की जाए, नैतिक गुण की बात की जाए, तो ऐसे गुण हमें माता पिता से आनुवंशिकता में नहीं मिलते। अगर माता पिता से आनुवंशिकता में हमें कोई गुण मिलता है तो बेटा नोट कर लेना, केवल और केवल हमें माता पिता से आनुवंशिकता में मानसिक गुण मिलते हैं और साथ ही साथ शारीरिक गुण मिलते हैं। यानी कि यही 2 प्रकार के गुण हैं जो हमें अपने माता पिता से वंशानुक्रम के द्वारा मिलते हैं। ठीक, तो यहां कौन सा सही जवाब हो जाएगा आपका, ए वाला सही हो जाएगा इस प्रश्न के संदर्भ में। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। बहुत आराम से चलना है, समझ जाइएगा तो कमेंट करके बताइएगा। काफी सारे लोग हैं जो कमेंट नहीं करते हैं, उनसे शिकायत है हमारा। ठीक है, आप कमेंट कीजिए। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है बेटा तो वो भी बताओ कि सर समझ में नहीं आ रहा, जो हमने पेड किया उससे हम सेटिस्फाई नहीं है, क्या बदलाव आप चाहते हैं, उसके विषय में भी काम किया जाएगा। और इसके साथ साथ आप देखिए सुबह जो मॉर्निंग टाइम में आपके लिए जो थ्योरेटिकल चीजें हैं, जो थ्योरी है, चाहे वो लेवेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत है, या हम के लिए अभी हम लोग बुद्धि के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, अधिगम के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। तो जो फ्री वाली क्लासेस है ना उसको भी आप लोग देखा कीजिए और फुल रिस्पॉन्ड किया कीजिए उस पर कि हाँ वो आपके लिए कितना हेल्पफुल होगा। जब आप थ्योरी को समझेंगे ना तभी आप इन सारी चीजों को कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के, मानसिक संरचनाएं, इसको सही कीजिए भाई, और इतना क्लियर करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द पद का प्रयोग किया है। तो पहले चलते हैं मानसिक संरचनाओं को छोड़ते हैं, पहुंचते हैं चिंतन और चिंतन के निर्माण प्रखंड। नाम लेते क्या, जीन पियाजे को। जीन पियाजे को जैसे नाम लिया आपको क्या याद कि ये कहां के थे, स्विट्जरलैंड के। जीन पियाजे कहां के थे, स्विट्जरलैंड के। कई बार आपको बताया स्विट्जरलैंड के जीन पियाजे ने क्या किया, बालकों के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। बेटा क्या दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। कई बार बताया है हमने आपको, बताया कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन करते। कितनी अवस्थाओं का, 4 अवस्थाओं का वर्णन करते जीन पियाजे।
अभी आपको थ्योरी मिलेगी, आप लोग सुबह वाले सेशन को, लाइव सेशन को देखते रहिए, वहां थ्योरी मिलेगी, आप समझ जाएंगे। तो उस 4 अवस्थाओं से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, कुछ शब्दों की व्याख्या करते हैं। उसी में से एक है कि मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, वो उसको वास्तव में क्या कहा जाता है? तो बेटा उनको क्या कहा जाता है? स्कीमा कहा जाता है, या अवधारणा ये कहा जाता है। स्कीमा, मैं अपने सामान्य शब्दों में इसको डिफाइन जब करता हूं तो मैं आपको बताता हूं कि स्कीमा वह कोई भी व्यक्ति, वस्तु, घटना या कुछ अननोन चीजों के संदर्भ में पहली इंफॉर्मेशन है जो हमारे मस्तिष्क ने प्राप्त की है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। यानी कि हम डिफाइन अलग अलग ढंग से कर सकते हैं, लेकिन ये जीन पियाजे ने स्कीमा कहा है कि जब हमें कोई नया चीज, नई जानकारी मिलती है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना या किसी भी संदर्भ में, तो उसको क्या कहा जाता है? स्कीमा। किसी और के संदर्भ में कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, इस स्टेटमेंट को सीधे आप लिख लेंगे स्कीमा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? तो जा बेटा बताओ, ये कमेंट करके आप बताना हमको कि ये जो वाइगोस्की का नाम लिखा गया, वाइगोस्की का संबंध किस देश से है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि वाइगोस्की का संबंध किस देश से है, ये आपको बताना है। आपको ये कमेंट करके बताना है कि इनके सिद्धांत का नाम क्या है, वाइगोस्की के सिद्धांत का नाम क्या है, आपको ये भी कमेंट करके बताना है। चलिए फिलहाल मैं स्टेटमेंट को कंप्लीट करता हूं। वाइगोस्की हमें ये बताते हैं ना कि बच्चे क्या है कि स्वयं से कभी कभी बात करते हैं। क्या कहते हैं? बच्चे स्वयं से बात करते हैं, उसको अहं केंद्रित भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? अहं केंद्रित शब्द यहां से ले लीजिए, भाषा मैं लिख दे रहा हूं। बच्चे जो स्वयं से बात करते हैं उसको वाइगोस्की क्या कहते हैं? उसको वो आत्म केंद्रित भाषा कहते हैं। और अगर यही शब्द लिख दिया जाए कि बच्चे स्वयं से बात करते हैं, उस बात को जीन पियाजे क्या कहते हैं, तब आप कहेंगे कि जीन पियाजे उसको व्यक्तिगत वाक कहते हैं। ठीक है, यानी कि स्वयं से बोलना। हालांकि ये वाइगोस्की ने एक स्पष्टीकरण दिया कि बच्चे जब स्वयं से बात करते हैं तो उसके पीछे का कारण क्या होता है। तो इसमें लिखा गया कि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए स्वयं से बोलते हैं। थोड़ा सा फ्लैशबैक जाइए, अपने शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बीच के समय में जाइए। जब आप कोई खेल खेलते थे, कोई काम करते थे, कोई कार्य करते थे, तो उसमें क्या करते थे कि करते समय अक्सर खुद से बात करते थे। कपड़ों को तह लगाना हो जाए या कुछ भी करना हो जाए, मिट्टी का मकान बनाना, कुछ भी हो जाए, तो उसमें हम क्या करते थे कि कार्य तो करते थे लेकिन साथ में बोलते भी रहते थे। कभी कभी माता पिता उसको देखते थे तो देखने के बाद सुनकर हंसते थे कि हाँ बताओ बेटा अकेले में बात कर। लेकिन उसी को वाइगोस्की क्या कहते हैं कि बच्चे जो है ना, उसको पहले तो क्या कहते हैं? अहम केंद्रित भाषा कहते हैं। बालक अहम केंद्रित भाषा करते क्यों है, प्रयोग क्यों लाते हैं? तो उसने कहा अपने कार्य को दिशा देने के लिए, कि जो कुछ भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसको दिशा देने के लिए हम क्या करते हैं? अहम केंद्रित भाषा का प्रयोग करते हैं। वास्तव में जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तभी हम इस प्रकार की चीजों का प्रयोग करते हैं। हम ऐसा नहीं कि सोते समय भी इस प्रकार की चीजों का प्रयोग कर लें, ऐसा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। इसका सही विकल्प आप लोग समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध की सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से आपस में जोड़ता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, अगर ये देखा जाए, दो चीजें आपके पास है, एक क्या है? एक अधिगम है और दूसरा का क्या है? विकास। वास्तव में इन दोनों का आपस में रिलेशन है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। उन दोनों के जोड़ के बीच में है क्या, वास्तव में यही आपको बताना है। तो देखिए, आप देखेंगे, विकल्पों की चर्चा करें तो पहला है अधिगम विकास के पीछे रहता है। क्या लिखा गया? अधिगम विकास के पीछे रहता है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि देखिए अधिगम और विकास इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि विकास आप पढ़ते हैं तो कहते हैं परिवर्तन आप में होता है। क्या होता है? आपके अंदर परिवर्तन होता है, और वह परिवर्तन आपकी कार्य क्षमता को बदलता है। लेकिन कार्य क्षमता आपकी क्यों बदलती है, क्यों बढ़ती है? जब आप किसी चीज को, नई चीज को लर्न करते हैं, सीखते हैं। इसका अधिगम और डेवलपमेंट, लर्निंग और डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। कि जुड़ने के पीछे का कारण क्या है? ए वाला विकल्प तो बिल्कुल नहीं होगा। बी वाले की बात करें, अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द है, ये भी ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अधिगम और विकास जो है ये समानार्थक शब्द नहीं है। सी वाले विकल्प की बात करें, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। ये बात बिल्कुल सही लिखी गई, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अभी मैं भी यही कह रहा था कि अधिगम और आपका डेवलपमेंट एक दूसरे से जटिल रूप से अंतः संबंधित। जटिल का मतलब बेटा कि इसको आप चाहें कि हम अलग कर देना तो अलग नहीं कर सकते हैं। लर्निंग और डेवलपमेंट को आप कभी अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में आप पढ़ते हैं कि जो परिवर्तन आता है, शारीरिक वृद्धि के बाद जो कार्य क्षमता में बदलाव होता है उसको हम विकास कहते हैं। और जब हम लर्निंग पढ़ते हैं तो कहते हैं कि व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन जो आता है उसको हम क्या कहते हैं? कहीं ना कहीं उसको हम अधिगम कहते हैं। दोनों चीजों में परिवर्तन आता है, और इसीलिए कहा गया कि ये जो विकास और अधिगम है वो क्या है? एक दूसरे से अंतः रूप से या अंतः रूप से एक दूसरे से जटिल तरीके से क्या है? संबंधित है, उसको आप हटा नहीं सकते। सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर कौन सा लेते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मैंने पीछे 2 दिनों में अपने YouTube चैनल पर लाइव सेशन के दौरान इसके एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिए, व्याख्या आपको दिए।
आपको ध्यान कर देना, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप यह मेरे लिए करें और वह आपके लिए करूंगा। इसका मतलब कि दो लोग हैं, एक बालक होगा एक बालिका होगा, मान लीजिए कि दोनों बालक जो भी हैं, तर्क देता है कि ये काम आप मेरे लिए कर दीजिए, आप मेरे लिए पानी ले आओ तो मैं आपका ड्राइंग बना दूंगा। ठीक है, मोल भाव लेन देन कि आप मेरे लिए पानी ले आओ तो मैं आपके लिए ड्राइंग बना दूंगा। वही लिखा गया कि आप यह काम मेरे लिए करें और वो हम आपके लिए करूंगा, जब तक आप मेरे लिए नहीं करेंगे तब तक मैं आपके लिए नहीं करूंगा। यह बच्चा कोहलवर के नैतिक तर्कड़ा के किस अवस्था पे है? आपको याद होगा लाइव सेशन के दौरान मैंने आपको बताया है कि लॉरेंस कोहलवर का नैतिक विकास सिद्धांत, जिसमें क्या है कि 3 स्तर हैं और इसके साथ साथ 7 सोपान है। क्या है? 3 स्तर और 7 सोपान है। अब आपको यही देखना है कि उन 3 स्तर 7 सोपान में से किस सोपान की देखो लिखा गया नैतिक तर्कड़ा लिखा गया है ना, इसमें आप चारों विकल्पों को पढ़ोगे बेटा तो ये जो हमने सोपान बताए थे आपको ना, उन्हीं सोपानों के आधार पर ये प्रश्न पूछा गया। पहला लिखा गया सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण, दूसरा सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, तीसरा दंड और आज्ञा पालन और चौथा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण। इसमें से आपको चयन करना है। आप प्रयास कीजिएगा क्योंकि लाइव सेशन के दौरान हम आपको 2 दिन में ये आपको बता चुके हैं। आप क्या कीजिएगा, पीछे के यानी कि 12 जून और 13 जून के लाइव सेशन को आप 13 जून और 14 जून के 12 जून और 13 जून के लाइव सेशन को आप देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ आज तो हमने कुछ नया बताया था, वहां से देख करके इसको करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आ जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज अगले सेशन में हम आपको क्वेश्चन बता देंगे ये भी। इसके बाद आज का अंतिम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन संख्या 10 जो होगा। क्वेश्चन संख्या 10 है कि ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना, यानी कि एक ऐसा ज्ञान जिसका कोई संबंध किसी विद्यार्थी से नहीं है, विद्यार्थी से कोई जुड़ाव नहीं, यदि मैं उसको प्रस्तुत कर दूं, बहुत बड़े भूखंड को या हम कह लें कि बहुत बड़े भूभाग को या बहुत बड़े भाग को, ज्ञान के भाग को अगर मैं प्रस्तुत कर दूं आप लोगों के बीच में जिसका संबंध आपसे नहीं है, तो वह क्या उत्पन्न कर देगा, इसके संदर्भ में आपको बताना है। ए वाला विकल्प है कि शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। कभी नहीं होगा बेटा, अगर मैं असंबद्ध चीजों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा तो ये आपका कार्य कभी भी आसान नहीं होगा, क्योंकि उन सारी चीजों के विषय में आप पहले से जुड़े नहीं है, ना तो आप जानकारी प्राप्त करते, तो वो आपके लिए लाभदायक नहीं होगा। बी वाला विकल्प है शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने कठिन बनाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और सी वाला विकल्प है, जो हमारा सी वाला विकल्प होगा शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा। चौथा, अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। तो एक बड़े ज्ञान के भाग को हम प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका संबंध आपसे नहीं है, तो बेटा देखो ये ना कहीं आपके लिए सहायता तो बिल्कुल नहीं करेगा, कठिनाई उत्पन्न करेगा। फिर देखिए सी वाला विकल्प है शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा। आसान कुछ भी नहीं करेगा भाई, क्यों नहीं करेगा आसान? क्योंकि हमने तो एक ऐसा कंटेंट आपको दे दिया जिसका आपसे कोई जुड़ाव ही नहीं था, पहले जानते ही नहीं थे, और वो भी बहुत बड़ा दिया है, तो क्या करेगा, आपके लिए कठिनाई उत्पन्न करेगा ना। तो पीछे चलते हैं, एक विकल्प हमने पढ़ा था अभी यहाँ पर बी वाला, देखिए इसमें क्या लिखा है कि शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को जो समक्ष लिखा है इसको समझ कर दीजिएगा बेटा, ये वर्तनी में अशुद्धि है, इसको समझ कर लीजिएगा कि जो शिक्षार्थी हैं उनके लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, कठिनाई बनाएगा, कठिन बनाएगा। अवधारणात्मक समझ का मतलब कि कॉन्सेप्ट जो है ना उसको समझने में बाधा उत्पन्न करेगा। बिल्कुल ये सही जवाब होगा, आपका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आप अवधारणा तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आपको विषय वस्तु ऐसी न दी जाए जिसका आपसे पहले जुड़ाव हो। अगर आपसे पहले जुड़ाव है तो हम बड़ी विषय वस्तु देंगे, तब भी कहीं ना कहीं आप चीजों को समझ सकते हैं। अचानक से हम आपको कोई नई विषय वस्तु दे दें जिसका आपसे कोई संबंध नहीं हो, तो आपके लिए वह कठिनाई उत्पन्न करेगा। ठीक है, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, जल्दी आपके लिए अगला सोल्यूशन लेकर के आएंगे। ठीक है।